सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 2 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी परवीन शेख को 2026 का व्हीटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूछ रहे हैं उनके किस कार्य के लिए उनको ये सम्मान मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए। अब क्या होता है इंडियन स्कीमर, एक तरह का पक्षी है, वो सारी बातें हम पीछे जानेंगे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि ये जो पुरस्कार है व्हीटली पुरस्कार, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, ये एक नहीं बल्कि 2 लोगों को मिला है। वो दोनों भारतीय हैं। तो हम कहेंगे कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली परवीन शेख और बरखा सुब्बा, इन दोनों को साल 2026 का व्हीटली पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये अवार्ड जब भी भारतीयों को दिया गया है, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। तो एक एक करके दोनों की हम बात करते हैं। पहले परवीन शेख की बात करेंगे। तो उन्हें ये अवार्ड क्यों मिला? तो एक खास तरह का पक्षी होता है, मैं आपको इमेज में भी शो कर रहा हूँ, जिसे इंडियन स्कीमर कहते हैं। तो इसको बचाने के लिए उन्होंने काम किया है। ये पक्षी बहुत कम बचे हुए हैं, बहुत ज्यादा खतरे में है। इस पक्षी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो नदी के पास में ये रहने वाला पक्षी है। इसकी चोंच आप देखोगे नारंगी कलर की होती है। ये पानी के ऊपर उड़ करके मछली पकड़ने का काम करता है, रेत वाले किनारों पे अपने घोंसले बनाता है। लेकिन जब भी नदी में बदलाव होता है, नदी में बदलाव मतलब पानी ऊपर आ जाता है, तो घोंसले खत्म हो जाते हैं। प्रदूषण के कारण, इंसानी गतिविधियों के कारण इनके जो घोंसले होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये पक्षी बहुत खतरे में है। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने एक गार्डियंस ऑफ स्कीमर नाम से एक पहल शुरू की। इसमें गांव गांव जाकर के लोगों को समझाया भैया ये पक्षी को बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर लोगों ने साथ में मिलकर के काम किया और घोंसलों की रक्षा की। इस तरह से अभी देखेंगे चंबल नदी के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं स्कीमर की जो संख्या है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। 2017 में ये संख्या 400 के आसपास थी, लेकिन 2025 में देखोगे तो लगभग ये संख्या 1000 तक पहुंच गई। यानी कि उनकी मेहनत से, उन्होंने जो काम किया उससे पक्षियों की संख्या बढ़ी है और उसी के लिए इनको अभी ये व्हीटली पुरस्कार मिला है। और दूसरी जो व्यक्ति है जिनको ये अवार्ड मिला, उनका नाम है बरखा सुब्बा। दार्जिलिंग की एक पर्यावरण संरक्षण करने वाली महिला है ये। उन्हें भी अभी 2026 का व्हीटली अवार्ड मिला है। और उन्हें क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने एक खास जीव है जिसे कहते हैं हिमालयन सैलमेंडर, एक तो लुप्त प्राय पहाड़ी छिपकली है ये। तो उसके और उसके रहने की जगह को बचाने के लिए इन्होंने जो काम किया है उसके लिए ही इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, वो तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, लेकिन आपको क्या याद रखना है, इस बार का अवार्ड कौन सा है, जिसको क्या कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर कहते हैं। 2 जनों को मिला है, 2 भारतीयों को मिला है, तो उनके नाम याद रखने हैं। इस अवार्ड की भी चर्चा कर ले, व्हीटली अवार्ड। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र का ये बड़ा सम्मान है। एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो जानवरों और प्रकृति की रक्षा करने वाले लोगों को दिया जाता है। और यूके की एक संस्था है व्हीटली फंड फॉर नेचर, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना होती है, मतलब ये स्थापित किया गया था 1993 में एडवर्ड व्हीटली के द्वारा। पहली बार 1994 में दिया गया था। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड इसमें पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था। बाकी अवार्ड वाला ही प्रश्न है, तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। अभी एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया गर्ड फाल्टिंग को, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, और इस अवार्ड को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अमोल पालेकर को। 2026 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आर वेरामुत्तु को, तमिल भाषा के ये लेखक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला रूबल नागी को। और भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 2025 के लिए। हिंदी का मिला ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को मिला उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। और राजस्थानी का मिला जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी कहानी संग्रह भारखमा के लिए। अभी 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया एक वीणा वादक है जयंती कुमार रेश को। जबकि नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया नरेंद्र जी को, उनका संबंध है भरतनाट्यम से। सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा एक बांग्ला उपन्यास है, उसके लिए इनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो बहुत सारे के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा 157। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 की हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलोगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर।
2026 में भारत की अगर बात करते हैं 180 देशों में से भारत 157वें नंबर पर है। 157 रैंक है भारत की, और इस बार रैंक गिरी है भारत की, क्योंकि पिछले बार भारत 151 पे था, 6 रैंक नीचे आ गया। मतलब पत्रकारों के लिए माहौल पहले से थोड़ा और मुश्किल हो गया है। रैंक गिरने का यही मतलब हुआ, फ्रीडम कम है। वहीं अगर बात करते हैं टॉप पर कौन सा देश है जहां पे पत्रकारों को या प्रेस को सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है, तो उस मामले में नंबर 1 पर नॉर्वे है, और लगातार 10 सालों से ये इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद नीदरलैंड हो गया, एस्टोनिया हो गया, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह है। सबसे लास्ट में 180वें स्थान पर एरिट्रिया है। भारत 157 पे है। बाकी भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी भी रैंकिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। जैसे नेपाल 87 पे है, हमसे तो बहुत अच्छी रैंकिंग है, लगभग हमसे हाफ है। श्रीलंका 134, भूटान 150, बांग्लादेश 152, पाकिस्तान 153, हमसे बढ़िया कैसे हो गया ये। म्यांमार 166, चाइना 170। ठीक है, तो याद रखना कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है और टॉप पर कौन है। बाकी चलो कुछ और इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, सूचकांक मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 91 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक भारत की रैंक है 130, टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पर आइसलैंड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स की बात करें, भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 पे है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अब हमने इसको अपडेट कर देंगे, भारत 157 पे है, और टॉप पर तो नॉर्वे बना हुआ है। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉप पर पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें नंबर पर है, टॉप पर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 71 पे है, टॉप पर स्वीडन है। और अभी जो आईक्यू एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की थी, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6वें नंबर पर है। लेकिन सबसे प्रदूषित शहर पूछोगे तो गाजियाबाद कॉलोनी है, और जो हमारा दिल्ली है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रहा है। ठीक है, लगभग 18 इस तरह के इंपॉर्टेंट मैंने सूचकांक रैंकिंग आपको रिवाइज कराई है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने ई श्रम साथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, ताकि मजदूरों को घर बैठे नौकरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके, ये इसका उद्देश्य है। अभी इस एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्होंने लॉन्च किया। तो आप कह सकते हो ये एप्लीकेशन एक तरह का डिजिटल लेबर चौक है, मतलब जहां मजदूरों को काम और मदद दोनों एक जगह मिल जाती है। मतलब आपने देखा होगा ना, लेबर चौक क्यों कहा? आपके शहर में चौराहों पे आप जाओगे तो एक लेबर चौक होता है, मतलब एक स्थान पे बहुत सारे आपको सुबह सुबह मजदूर मिल जाएंगे, वहां से वो काम पे जाते हैं। तो ये एक तरह का इन्होंने डिजिटल लेबर चौक इसको। इस एप्लीकेशन का फायदा क्या होगा? मजदूरों को घर बैठे नौकरी वो मिल जाएगी, मतलब नौकरी ढूंढ पाएंगे, खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसी पे, उनको यहीं पे सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी, मतलब सभी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर उनको मिल सकेगी। और इसे लॉन्च करने का सरकार का उद्देश्य क्या है? हर जरूरतमंद तक योजनाओं का फायदा पहुंचे, काम में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी आए, और मजदूरों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मजबूत। मतलब अब मजदूरों को काम ढूंढने या सरकारी मदद के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसका नाम है ई श्रम साथी मोबाइल एप्लीकेशन। छत्तीसगढ़ तो मैं आपको लेकर के चलूंगा, बकायदा चलेंगे हम, लेकिन कुछ एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह वाले प्रश्न अभी न्यूज में है, वो हम देख लेते हैं। स्वरेल एप्लीकेशन भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया। मित्र पोर्टल को सेबी ने लॉन्च किया। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन हरियाणा ने। भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने। स्कैन पोर्टल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने। एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने। अन्न दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने। सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने। विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने। सुमन एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने, और संकलन एप्लीकेशन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च। ये कुछ एप्लीकेशन पोर्टल वाले प्रश्न थे। बाकी छत्तीसगढ़ ये रहा मैप में छत्तीसगढ़,
कैपिटल रायपुर हो गई, गवर्नर है रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और कुछ लोक नृत्यों की बात करें यहाँ जो बड़े फेमस हैं, पंथी हो गया, राउत नाच हो गया, सुवा हो गया, कर्मा हो गया, पंडवानी हो गया, ये सबसे प्रसिद्ध यहाँ के लोक नृत्य हैं। फिर भी कुछ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे हम यहाँ से। तो याद होगा आपको खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इस साल पहला संस्करण हुआ था, अभी छत्तीसगढ़ में हुआ। इसका मैस्कॉट मोरवीर था, है ना। और इसका हो चुका है आयोजन। तो इसमें टॉप पर कौन रहा? कर्नाटक इसमें टॉप पे रहा। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया। और कोपरा जलाशय ये राज्य का पहला रामसर साइट बना। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में। रानी दुर्गावती योजना यहाँ पर शुरू हुई, जिसमें अगर यहाँ पे कोई बच्ची जन्म लेगी इस राज्य में तो 18 साल की जब वो हो जाएगी तो उसको 1.5 लाख रुपए मिले। आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 का आयोजन हुआ छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के राखी में एक सरकारी स्कूल में राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का भी उद्घाटन किया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके करंट अफेयर्स के बनते हैं छत्तीसगढ़ से, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ईपीएफओ ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आंसर होगा ई प्राप्ति। ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम है ई प्राप्ति। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? आपका कोई पुराना अगर प्रोविडेंट फंड है तो उसके पैसों को ढूंढना और उन पैसों को आपको वापस दिलाना। ईपीएफओ क्या है आप जानते हो, उसे आप हिंदी में बोलोगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। एक सरकारी संस्था है जो नौकरी करने वालों के लिए जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके पैसों को ये संभालता है। अब इस पोर्टल को लॉन्च करने का इनका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी नौकरी वगैरह जॉब वगैरह चेंज कर लेते हैं, तो पुरानी वाली नौकरी में जो पीएफ उनका कटता था, जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट था, उसको वो भूल जाते हैं या वहां से पैसा नहीं निकालते वो, तो उनका वो पीएफ अकाउंट ऐसे ही पड़ा रहता है। या फिर पुरानी नौकरी के समय उनका जो यूएएन नंबर होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, या जो मेंबर आईडी वगैरह होती है वो उनको याद नहीं रहती। ऐसे में उनका जो पैसा है वो निष्क्रिय यानी कि डॉर्मेंट हो जाता है। और ऐसी एक रिपोर्ट आई थी कि अभी 2024 में लगभग 8,500 करोड़ रुपए लोगों के प्रोविडेंट फंड में ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अब इस पोर्टल से, जिसका नाम है ई प्राप्ति, से लोग अपना पैसा वापस पा सकेंगे। कैसे काम करेगा? इसके लिए केवल आपका आधार कार्ड ही इस्तेमाल होगा। आधार से आपकी पहचान वेरीफाई हो जाएगी। इससे आप अपना पुराना जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो ढूंढ पाओगे, और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वो है जो आप लिंक कर लोगे, बिना एम्प्लॉयर की मदद के आप उसे अपडेट कर पाओगे और आपको आपका पैसा मिल जाएगा। तो कर्मचारियों के लिए ये काम की पोर्टल रहेगा। ईपीएफओ ने इसको लॉन्च किया, याद रखना। ईपीएफओ के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया, भारत सरकार की एक संस्था है। ये कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस स्कीम मैनेज करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करती है। स्थापित हुई थी 1952 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। ठीक है, अब एक्चुअली में पोर्टल वाला प्रश्न था, तो कुछ पोर्टल से संबंधित प्रश्न मैं आपके लिए लेकर गया हूँ रिवीजन के हिसाब से। एक हमने पढ़ा था कायका सेतु पोर्टल, कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया था। गज रक्षक एप्लीकेशन को मध्य प्रदेश ने, ज्ञान भारतम पोर्टल को भारत सरकार ने, और इसी नेट एप्लीकेशन को भारतीय चुनाव आयोग ने, प्रतिभा सेतु एप्लीकेशन को संघ लोक सेवा आयोग ने, प्रवाह पोर्टल को आरबीआई ने, उम्मीद पोर्टल को केंद्र सरकार ने, सचेत एप्लीकेशन को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने, एआई चैटबॉट सारथी को हरियाणा सरकार ने, ई सेहत एप्लीकेशन को जम्मू कश्मीर ने, और राइस एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश। इसमें पोर्टल और एप्लीकेशन दोनों प्रश्न आ गए, हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि स्काई होप एविएशन ये भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा है जो कहां पर शुरू होगी? तो आंसर होगा लक्षद्वीप में। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब भारत में हवाई जो सेवा है, हवाई यात्राएं केवल जमीन तक, जमीन पे एयरपोर्ट होते हैं, वहीं तक केवल सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पानी से भी उड़ान आप भर सकोगे। तो अभी डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने स्काई होप एविएशन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दे दिया। इसका मतलब है कि अब कंपनी, कौन सी कंपनी? स्काई होप एविएशन जो कंपनी है वो कानूनी रूप से सी प्लेन चला सकती है। सी प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो पानी से ही उड़ सकता है और पानी पे वापस लैंड कर सकता है, जमीन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सी प्लेन क्या होता है? एक ऐसा विमान जो पानी से उड़ान भरता है और पानी पर ही उतरता है। इसमें नीचे आप फोटो में देखोगे तो नीचे प्लेन के नीचे एक नाव की तरह फ्लोट, जिसे पोंटून कहते हैं, ये लगा होता है, तो इससे ये डूबता नहीं है। तो सबसे पहले ये सेवा कहाँ पर शुरू होगी? सबसे पहले उन्होंने कहा लक्षद्वीप में हम ये सेवा शुरू करेंगे। वहां के 5 द्वीपों को आपस में और भारत की मुख्य भूमि से जोड़ेंगे। और इससे फायदा क्या होगा? जहां जहां पे एयरपोर्ट बनाना मुश्किल होता है, कहीं द्वीप हो गए, कहीं पहाड़ हो गए, कहीं नदी किनारे स्थान हो गए जहां पे हम एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं, वहां पे अब हमें इस सी प्लेन के माध्यम से फ्लाइट सेवा मिल सकेगी।
इससे पर्यटन यानी कि टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो ये सब इसके फायदे होंगे भैया। ठीक है, लक्षद्वीप में ये शुरू करेंगे। एक बार लक्षद्वीप को हम देख लेते हैं। कैपिटल जिसकी होती है कवरत्ती। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। लक्षद्वीप आप देखोगे 36 द्वीपों से मिलकर बना एक द्वीप समूह है ये। आपको याद होगा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो भी आंसर होगा आपका लक्षद्वीप। और ये 2 पॉइंट हमने कई बार पढ़े हैं। लक्षद्वीप और मालदीव को जो अलग करने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल, जबकि 9 डिग्री चैनल क्या है, मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूहों से अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, ये हमने कई बार पढ़ा है। और 10 डिग्री चैनल तो आपको पता ही होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल साल्वो अभी लॉन्च किया कहां पर, तो आंसर होगा उड़ीसा में। अब ये साल्वो लॉन्च मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो याद रखना, डीआरडीओ और अभी भारतीय नौसेना ने मिलकर के एक नई मिसाइल जिसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, इसका सफल परीक्षण किया है। और ये जो मिसाइल है ये दुश्मन के जो जहाज होते हैं, जो पानी पे समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनको मारने के लिए बनाई गई है, इसलिए इसको बोला एंटी शिप मिसाइल, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। और अभी इसका जो परीक्षण है ये किया गया उड़ीसा के पास समुद्र में, हेलीकॉप्टर से ये परीक्षण किया गया। क्या हुआ इस टेस्टिंग में, तो इसमें एक हेलीकॉप्टर से एक साथ 2 मिसाइलों को छोड़ा गया और इसी को कहते हैं सेल्वो लॉन्चिंग। जब एक से ज्यादा मिसाइलों को दागते हैं तो सेल्वो लॉन्चिंग इसको कहा जाता है। ये दोनों मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंची और लक्ष्य को खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ये प्रश्न भी बना सकता है एग्जामिनर की जो परीक्षण किया गया, परीक्षण के लिए जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया वो कौन सा हेलीकॉप्टर है, सी किंग हेलीकॉप्टर है। ठीक है, इस मिसाइल की बात कर ले, जो नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है वो क्या है, तो ये तो हमने कह दिया भैया एंटी शिप मिसाइल है, यानी कि जहाजों को नष्ट करेगा। ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं इस मिसाइल को, पूरी तरह से भारत में बनाया यानी कि स्वदेशी है। ये समुद्र में जहाज को पानी की सतह के पास से ही मार देता है ताकि दुश्मन का बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाए। और टेस्ट वगैरह एक आध बार और कर लेंगे, जब फाइनली पास हो जाएगा तो इसे हम हमारी सेना में शामिल करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे ये हमारी पुरानी जो सी ईगल मिसाइल है उसकी जगह लेगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया ये किसकी जगह लेने वाला है, सी ईगल मिसाइल की जगह लेगा। कुछ और खास बातें अगर बात करें इस मिसाइल की, तो बहुत सटीक निशाना होता है इसका, हेलीकॉप्टर से छोड़ते हैं, पढ़ लिया। अच्छा, रेंज की बात कर लें, 55 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। ये समुद्र के बहुत पास उड़ती है, फायदा होता है दुश्मन के रडार में नहीं आ पाती। फिर ये स्पीड की बात करें तो सबसोनिक होती है। सबसोनिक मतलब जो साउंड की स्पीड होती है उससे ये कम स्पीड रखती है। इसका निर्माण किया है डीआरडीओ। ठीक है, तो इस मिसाइल की मैंने सारी बातें आपको पॉइंट पॉइंट में बता दी है। देखो किसने मिलकर के इसको लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, क्या है। ठीक है, सारी बातें हमने कर ली है। बाकी डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया और परीक्षण किया, तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन है समीर वी कामत। पहले चेयरमैन दौलत कोठारी थे। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। तो ये सारी बातें डीआरडीओ से ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो, अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस हर साल 30 अप्रैल को मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य है लोगों को आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताना। आयुष्मान भारत योजना, जिसे आप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानते हो, ये सरकार की एक हेल्थ इंश्योरेंस एक बीमा योजना है। ये प्रश्न आता है कई बार, कब लॉन्च किया गया था, कहां से, तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसको शुरू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है। क्या होता है, हर परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है जिसमें आप मुफ्त इलाज करा सकते हो। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बाकी सभी सरकारी अस्पतालों में ये वैलिड है। और इस योजना में जो सरकार है वो पूरा फंड आपको देती है, लेकिन इसको कैसे बांटा गया है, अगर इस पे प्रश्न आ जाएगा तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। सामान्य जो राज्यों में बात करें तो 60-40 का रेशो होता है, यानी कि अगर 100 रुपए हैं तो 60 रुपए केंद्र देगी, 40 रुपए राज्य देगी। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में ये जो रेशो है कितना रहता है, 90-10 का रेशो रहता है। और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। एक याद रखना, विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये हर साल अप्रैल के अंतिम सप्ताह को यानी कि 24 से 30 अप्रैल को मनाया जाता है। लगे हाथ ये भी ध्यान रख लो। और इस बार की थीम है
हर पीढ़ी के लिए टीके कारगर है, फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीन वर्क। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने पहली बार भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीक से युक्त कितनी कोयला खदानों को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 4 को। तो पूरी न्यूज जानते हैं। अभी भारत सरकार ने 4 कोयला खदानों को एक नई तकनीक, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, इस तकनीक से इस्तेमाल करने की अभी मंजूरी दे दी है। ये 4 खदानें आपको आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिलेगी। इन खदानों को किनको सौंपा गया? एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज को, और दूसरी कंपनी है एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों को दिया गया। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्या ये तकनीक अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन क्या है भैया? तो सामान्य खनन में क्या होता है, हम कोयले को जमीन से खोद करके निकालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हम कोयले को बाहर नहीं निकालते, बल्कि जमीन के अंदर ही उस कोयले को हम गैस में बदल देते हैं, और फिर उस गैस को हम बाहर निकाल लेते हैं। उस गैस में क्या क्या होती है? हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन होती है। अब इस गैस का उपयोग हम कई जगह करते हैं, जैसे कि खाद बनाने में, पेट्रोकेमिकल्स में, और सिंथेटिक ईंधन बनाने। ठीक है, तो इस तकनीक का फायदा क्या हुआ? सबसे पहला फायदा तो यही हो गया कि कोयला बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, तो इससे खर्च कम होता है, खर्चा कम आता है। और गहराई में, कुछ ज्यादा गहराई में अगर कोयला होता है तो बाहर तो हमें निकालना ही नहीं है, तो उस कोयले का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमें गैसों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम होगी, देश में उद्योग और उत्पादन बढ़ेगा। पारंपरिक खनन से थोड़ा ज्यादा ये साफ होती है, मतलब कम प्रदूषण करती है। कोयले को जलाएंगे, उससे जो प्रदूषण होगा, और इस गैस को जलाएंगे, जो उससे प्रदूषण होगा वो कम होगा कोयले के मुकाबले। और ये भी मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2024 में झारखंड के जामताड़ा में एक छोटा ट्रायल, एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इसके ऊपर। और अब ये पहली बार है जब बड़े स्तर पर, कमर्शियल लेवल पर इसे लागू किया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन है, ये हमारी सरकार ने शुरू किया था, जिसका लक्ष्य है 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना, गैसिफिकेशन करना। वो मैंने आपको समझा दिया क्या मतलब हो गया। और सरकार ने इस मिशन के लिए 8,500 करोड़ रुपए प्रोत्साहन की घोषणा कर रखी है। अच्छा, कोयले से कुछ और प्रश्न मैं आपको कराता हूँ। एक तो कोयला खनिज दिवस जरूर याद रखना, कोयले की बात कर रहे हैं तो वो तो पता होना चाहिए, 4 मई को होता है। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र प्लांट बंद करने वाला G7 कंट्री बना था इंग्लैंड। और इंग्लैंड ही आपको बता दूं वो पहला देश भी था जिसने पहला कोयला आधारित पावर प्लांट स्थापित किया था। ये बात है 1882 की। वैसे आपको पता है भारत का जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 है। और 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली जो कोयला कंपनी बनी है वो है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और अरुणाचल प्रदेश में पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का उद्घाटन किया गया था। इसका नाम है नामचिक नामफुक कोल ब्लॉक। कोल इंडिया के सीएमडी बने थे अभी बी साई राम। भारत कोल गैसिफिकेशन और महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, भारत का पहला इन्होंने स्वदेशी कोयले से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया था उड़ीसा के लखनपुर में। ठीक है, तो कोयले से संबंधित ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी पर्वा नाम से एक सिस्टम अभी लॉन्च किया है। पर्व बोल दो, किसने लॉन्च किया? लेकिन सेबी ने इसको लॉन्च किया है। तो सेबी ने एक सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम है पर्व। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। अब इसका मतलब बताता हूं मैं आपको। इसका काम है फाइनेंशियल जो कंपनियां होती हैं उनके पिछले रिटर्न और रिस्क के दावों को चेक करना, उनको वेरीफाई करना। मतलब अगर कोई कंपनी कहती है कि हम इतना प्रॉफिट रिटर्न दिए हैं, मतलब इतने, कई बार सुना होगा आपने जब भी आप किसी कंपनी में पैसा डालने जाते हो, एसआईपी वगैरह के बारे में सुना होगा, एसआईपी करने जाते हो किसी बैंक में या किसी प्राइवेट कंपनी में, तो कहती है पिछले 5 सालों में हमने इतना रिटर्न दिया, हमने पिछले 10 सालों में इतना रिटर्न दिया। तो अब ये सिस्टम जांचेगा कि भैया वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो अभी तक क्या होता था, जो कंपनियां हैं वो गलत या बड़ा चढ़ा करके अपने रिटर्न बताती थी, जिससे निवेशक कंफ्यूज हो जाए और उनके उसमें पैसा डाल दे। लेकिन अब ये जो पोर्टल अभी सेबी ने लॉन्च किया है, अब ये जांचेगा कि भैया तुम जो बात कह रहे हो वो सही है या नहीं है, तुम्हारा डेटा सही है या नहीं है। तो इससे झूठे दावे कम होंगे, जो सच होगा वो सामने आए। कैसे काम करेगा ये? तो अब जो कंपनियां होंगी उनको अपना जो पुराना डेटा है वो जमा कराना होगा। फिर ये सिस्टम उस डेटा को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और जो सही डेटा होगा वही डेटा निवेशकों को दिखाया जाएगा। मतलब जो अब दिखेगा वो सच होगा, वेरीफाइड डेटा होगा, कोई झूठ नहीं बोल सकता। अब इस सिस्टम को संभालेगा कौन? तो केयर रेटिंग लिमिटेड ये उन डेटा की जांच करेगी, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो इस डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, तो सेबी ने ये अच्छा सिस्टम लॉन्च किया है, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। सेबी की बात कर ले। देखो कानूनी तौर पर इसको जो मान्यता मिली थी वो 1992 में मिली थी, मुख्यालय मुंबई में हो गया। अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे 11वें नंबर के,
पहले हेड थे इसके एस एस दवे, और पहली महिला हेड कौन थी? माधवी पुरी बुच इसकी पहली महिला हेड थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026, इस बार ये इसका 10वां संस्करण है। 30 अप्रैल और 1 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ था। कहां पर? चंडीगढ़ में। इसका उद्घाटन किया था हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा जी ने, और इस सम्मेलन का आयोजन भी किया था हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही। थीम रही है भारत के स्वास्थ्य भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छी योजनाएं और नए तरीके। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? जो अलग अलग राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे अच्छे काम किए हैं, नए नए जो इनोवेशन किए हैं, वहां यहाँ पर उनको दिखाया जाता है, और फिर उन सफल तरीकों को पूरे देश में हर जगह लागू करने की कोशिश की जाती है। इससे देश की स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर हो। ये जो सम्मेलन है ये शुरू हुआ था 2013 में। पिछला सम्मेलन जो नवा संस्करण था वो पूरी उड़ीसा में हुआ था। अभी वाला हुआ 10वां संस्करण चंडीगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की हम बात, तो कब हुआ, कौन सा संस्करण, कहां पर हुआ, किसने उद्घाटन किया, क्या थीम है, क्या उद्देश्य है, सब मैंने आपको बताया। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। यार एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी देखो, इनकी डेली में आपको पीडीएफ दे ही रहा हूँ। प्रैक्टिस के लिए इनका जो क्विज होता है, जो मॉक टेस्ट है, वो भी आपको बना करके दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ मिलती है? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवा। तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी भारत के नेतृत्व वाली कुछ वैश्विक पहले हैं, जैसे आईएस है, सीडीआरआई, जीबीए, इनमें कौन सा देश शामिल हो गया? तो आंसर होगा जॉर्डन। फिर अगले में आपसे पूछा कि अभी मिशन सक्षम को किसने शुरू किया है? तो इसको आरबीआई ने शुरू किया है। फिर आपसे पूछा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल का अभी सदस्य बनाया गया, तो आंसर होगा पीवी सिंधु को। और मराठी फिल्में हैं जीव और अप्रैल मई 99, इनको अभी किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए चुना गया? तो आंसर होगा कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। फिर अगले में पूछा गंगा एक्सप्रेसवे का अभी उद्घाटन कर दिया मोदी जी ने, इसकी लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर अगले में पूछा अभी विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये थीम पूछी गई थी, थीम क्या है? तो वेटरिनेरियंस गार्डियंस ऑफ फूड एंड हेल्थ, हिंदी में बोलोगे पशु चिकित्सक, भोजन और स्वास्थ्य के संरक्षक। ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को होता है, यानी कि इस बार 25 अप्रैल को हुआ। फिर पूछा प्रगति नाम से अभी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ? आंसर हो जाएगा मेघालय में हुआ। फिर पूछा भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो आंसर होगा विक्रम-1, जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। और आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? तो आंसर हो जाएगा सौरव कोठारी। कल कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो गया था, यहाँ तो मैंने आपको सही बताया था, लेकिन जो एप्लीकेशन में क्विज है वहाँ पे आंसर गलत लग गया था, फिर बाद में उसको सही कर दिया गया। ठीक है, तो सौरव कोठारी ही आंसर है। फिर अगले में पूछा था सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, दोनों को, सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि 2026 में G7 समिट को होस्ट कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।